नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे चैनल पढ़ू रिंकू में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। प्रैक्टिस सेट है 30 प्रश्नों का। तो चलिए देरी न शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला ही प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन से हैं? बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पुष्यदंत, राम सिंह, सरहपा या धनपाल? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। जिन लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी राम सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी काव्यों में कौन सा काव्य बिल्कुल भिन्न है? देखिएगा, कौन सा काव्य बिल्कुल भिन्न मतलब अलग है? संत काव्य, वीर काव्य, श्रृंगार या राम काव्य? इन चारों में कौन सा ऐसा है जो दूसरे से एकदम भिन्न है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे भिन्न कौन सा होगा? संत काव्य होगा। ठीक है, संत काव्य क्या है? एकदम भिन्न है, क्योंकि वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य में आधुनिक युग का श्री गणेश किस साहित्य के साथ हुआ? तो किस साहित्यकार के साथ हुआ? क्या प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो ये 33 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन बिल्कुल सही सबके सामने है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली। तो आधुनिक युग भारतेंदु युग से शुरू होता है। आगे आइए, 35 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां की भाषा की विशेषता क्या थी? उनका संस्कृत निष्ठ रूप, साहित्यिक खड़ी बोली रूप, चटपटेपन के साथ बोलचाल का रूप, व्यवहारिक तुकबंदी की अधिकता। तो ये इंसा अल्लाह खां की विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे चटपटेपन के साथ बोलचाल का रूप देना ही इनकी विशेषता थी, इंसा अल्लाह खां। 35 नंबर प्रश्न अगला। भारत की संपत्ति विदेश चली जाती है, यह देश की व्यथा का कारण है। यह भाव किस कवि द्वारा कविताओं में व्यक्त किया गया था? तो ये जो लाइन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि सब धन विदेश चले जात, यही अति खारी। आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो आप जानते होंगे, आधुनिक काल में गद्य की भाषा खड़ी थी, लेकिन पद्य की भाषा अभी भी क्या थी? ब्रज भाषा ही बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे लिखी रचनाकारों में कौन रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन? भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, प्रेम माधुरी, नील देवी। तो ये सभी को आइडिया होगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कन्फर्म हैं, नूतन ब्रह्मचारी इनकी रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बैरवे रामायण तुलसीदास, बैरवे नायिका भेद रहीमदास, कृष्ण गीतावली सूरदास, विज्ञान गीता केशवदास। तो कौन सी इसमें से जो है भिन्न है? तो बैरवे रामायण लिखने वाले तुलसीदास बिल्कुल सही है। बैरवे नायिका भेद रहीमदास लिखे हैं। कृष्ण गीतावली सूरदास की रचना नहीं। विज्ञान गीता केशवदास की है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। कभी कभी ये पूछता है कि संपादक कौन है, कभी कभी पूछता है कौन से नगर से होता था। तो कल्पना पत्रिका का संपादन हैदराबाद से होता था, याद रखिएगा, हैदराबाद से। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? गिरीश कर्नाड ने, इब्राहिम अलकाजी ने, सत्यदेव दुबे ने या कारांत ने? किसने किया था? ये अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए गिरीश कर्नाड ने ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा साहित्य पर आधारित है? देखिए, यात्रा साहित्य सबसे अधिक किसने लिखा है? राहुल शास्त्री ने। लेकिन अज्ञेय जी की कौन सी रचना यात्रा साहित्य पे थी? एक बुद्ध सहसा उछली, आत्मनेपद, बावरा अहेरी या जयदोल? 41 नंबर का प्रश्न है ये। आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर एक बुद्ध सहसा उछली। आगे देखिएगा। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक हैं, कई बार आया हुआ प्रश्न है रिपोर्ताज से। तो इसका आंसर हो जाएगा रांगे राघव, फड़िक्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या राम वृक्षबेनी पुरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिएगा,
इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह। आगे बढ़ते हैं। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं। एक लाइन का प्रश्न, एक लाइन का उत्तर। शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश या मंजूर एहतसाम। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, शिवमूर्ति। कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? शिवमूर्ति। आगे देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कई टेट की जगह नेट की परीक्षाओं में भी आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताएं। कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। या भूतनाथ, डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, भूतनाथ। डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ। तो ये कालक्रम की दृष्टि से यह कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका देखिएगा, सबसे पहले जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, भूतनाथ, डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं और अंतिम अरण्य। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये देखिए, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार कविता, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, छायावाद का पतन, कामायनी एक पुनर्विचार। छायावाद का पतन, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार। देखिए, इसमें जो है ये आपको ध्यान देना होता है कि कौन सी रचना जो है सबसे पहले आई थी। तो इसमें देखिए, याद रखिए, सबसे पहली कविता रचना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नई कविता के प्रतिमान सबसे पहले है। उसके बाद कामायनी एक पुनर्विचार आई, उसके बाद फिर नए कविता के नए प्रतिमान और फिर छायावाद का पतन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराए कि निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए। चलिए, आलोचक और उनकी कृतियों का क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये हो जाएगा कबीर। नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत, ठीक। देवराज की रचना है छायावाद का पतन। चलिए, और मुक्तिबोध लिखते हैं, मुक्तिबोध की रचना है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया 4, 5, 2 और 1। 4, 5, 2 और 1। चलिए देखते हैं, 4, 5, 2 और 4, 5, 2 और 1 सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलें आगे बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? ये भी फिर वही देखिएगा। इसमें क्या करना है? संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। चंद्रगुप्त, संयुक्ता स्वयंवर, कोणार्क और सिंदूर की होली। सिंदूर की होली, संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, कोणार्क। कोणार्क, चंद्रगुप्त, संयुक्ता स्वयंवर और सिंदूर की होली। तो इनमें से कौन सा पहले है ये आपको जानना है। तो सबसे पहली रचना देखिए संयुक्ता स्वयंवर है, फिर चंद्रगुप्त आई, फिर सिंदूर की होली और फिर कोणार्क। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए, अगला भी वैसे ही प्रश्न है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? यही सच है, खोज, उसने कहा था, कफन। खोज, कफन, यही सच है, उसने कहा था। उसने कहा था, कफन, खोज, यही सच है, कफन, उसने कहा था, यही सच है और खोज। तो 48 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो सबसे पहली रचना है उसने कहा था, फिर कफन प्रेमचंद की, खोज, फिर यही सच है मन्नू भंडारी की। ये रचनाएं हो गई आपकी। चले आगे। चलिए अगला, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग रचना है, पूछ रहा है अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती की। तो अंधा युग रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की। चलिए आगे, अगला प्रश्न,
कुटज के लेखक कौन है? तो कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, सबको जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? ध्यान रखिएगा, अमरकांत की रचना कौन सी है ये पूछता है, कई बार आया हुआ प्रश्न भी है ये। अमरकांत की रचना बताइए। तो अमरकांत की रचना इसमें कौन सी है? जिंदगी और जोंक। कहाँ गया? जिंदगी और जोंक। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिंदगी और जोंक। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। पक्त किसकी है? तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, महादेवी वर्मा की, मीरा की, नरेश मेहता की, लीलाधर जुंगड़ी की, किसकी रचना है ये? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए से हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। 55 ए। आगे बढ़ते हैं। रस निधि का वास्तविक नाम क्या है? निधि, रस, पृथ्वी सिंह या रस निधि? तो यहां पर ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा सी, 56 का सी, पृथ्वी सिंह। रसनिधि कौन है? पृथ्वी सिंह। बिहारी के आश्रयदाता का नाम क्या है? भाव सिंह, सूरजमल, जय सिंह या राणा सांगा? बिहारी के आश्रयदाता कौन थे? जय सिंह थे, राजा जय सिंह। पद्माकर का जन्म कब हुआ था? पद्माकर का जन्म संवत 1820, 1910, संवत 1810, संवत 1710 में। पद्माकर का जन्म कब हुआ था ये प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संवत 1810 में। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में किस कवि को एक दोहे के लिए एक असरफी मिलती थी? एक दोहे के लिए एक मिलती थी, असरफी मिलती थी। ये पूरा नहीं दिया प्रश्न, चले आगे। तो इसमें एक दोहे के लिए एक असरफी किसको मिलती थी? ये अच्छा प्रश्न है। भूषण, देव, मतिराम, बिहारी। तो किसे मिलती थी? बिहारी को। पद्माकर की मृत्यु कब हुई थी? ये अच्छा प्रश्न है। पद्माकर की मृत्यु हुई थी संवत 1890, 1890, संवत 1710, संवत 1790। किसमें हुई थी? तो पद्माकर की मृत्यु 1890 में हुई थी। ये प्रश्न चूंकि 1890 सही, इसलिए दोनों बार दे दिया 1890। चले कोई बात नहीं है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण हिंदी साहित्य में किस काल में हुआ था? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण हिंदी साहित्य में सबसे अधिक किस काल में हुआ था? रीति काल में, आधुनिक काल में, आदि काल में, भक्ति काल में या आधुनिक काल में? तो रीति काल में ही लक्षण ग्रंथों का सबसे अधिक निर्माण हुआ था। चले आगे बढ़ते हैं। पद्माकर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? पद्माकर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? काशी, मगहर, कानपुर और मथुरा। तो पद्माकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कानपुर में। आगे, रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों का निर्माण किस आधार पर हुआ? प्राकृत ग्रंथों के आधार पर, अपभ्रंश ग्रंथों के आधार पर, संस्कृत ग्रंथों के आधार पर या भक्ति ग्रंथों के आधार पर? तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ जो हैं किस आधार पर उनकी रचना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत के ग्रंथों के आधार पर। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य केशव, चिंतामणि, मतिराम या भिखारी? कौन थे रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य? तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर डी, भिखारी दास। और आज का अंतिम प्रश्न, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? कौन है? बिहारी, देव, घनानंद या पद्माकर? तो रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध जो कवि हैं वो कौन है? पद्माकर है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। चलिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।